नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो रीट पात्रता परीक्षा को लेकर 2011 और 12 का पेपर करवा दिया है। अब बारी है 2015 की और ये परीक्षा हुई थी 16 फरवरी 2016 को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएसटी को लेकर ये वीडियो है। एसएसटी व्याख्या सहित हम देखेंगे। सामाजिक अध्ययन को लेकर ये वीडियो है। देखिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है, तो ये कितना है? तो ये 29% है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बारे में अगर पढ़े, क्योंकि सवाल इसके आसपास से भी आ सकता है वापस अगर रिपीट हो तो। हमारी पृथ्वी में कई बड़े महासागर और महाद्वीपों से मिलकर बनी है और पृथ्वी की कुल 71% हिस्से में पानी है, जबकि बचे 29 हिस्से पर जमीन स्थल है। पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 510.70 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखिएगा। पूरी जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो 510.70 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। आगे दूसरा सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो ये सवाल 2011 में भी आया था, 2012 में भी आया और 2015 में भी ये रिपीट हुआ। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ सवाल, लेकिन रिपीट ज़रूर हुआ है। तो जो सबसे नीचे परत है, 2012 में तो यही सवाल था, पूरा सेम ही था। सौरमंडल सबसे नीचे वाली परत है, सौरमंडल। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके आसपास वापस सवाल आ सकते हैं कभी। वायुमंडल के सबसे नीचे भाग जो प्राय 4 से 8 मील तक फैला है, सौरमंडल। उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल, उसके ऊपर और ऊपर के भाग को मध्य मंडल और मध्य मंडल के ऊपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं। सौरमंडल और समताप मंडल के बीच एक भाग है उसको कहते हैं शांत मंडल, और समताप मंडल और मध्य मंडल के भाग है उसे स्ट्रेटोपोज कहते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली का प्रयोग की जाती है। सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? तो ये अन्नछादन है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, 2012 में भी ये सवाल आया था रिपीट। ये क्या होता है? तो देखिए, अन्नछादन है जो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली कई प्रक्रियाओं का समूह है, जिसके अंतर्गत अत्यंत मंथर गति से पृथ्वी के ऊपरी सतह की चट्टानों का कटाव और क्षरण होता रहता है और भूपटल समताप की ओर प्रवृत्त होता है। अन्नछादन के प्रक्रमों को 2 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, अपक्षय और अपर्दन। जैव मंडल में जीव पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के सक्रिय प्रवाह को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शैल नहीं है? तो देखिए, इनमें से संगमरमर कायांतरित शैल है, क्वार्ट्जाइट भी है और स्लेट भी है। जो चूना पत्थर है ये नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कायांतरित शैलों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसको लेकर सवाल अक्सर पूछा जाता है। कायांतरित शैल आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन और रूपांतरण होने जाने से निर्माण होता है। कायांतरित शैल है जिसका आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन और रूपांतरण हो जाने से निर्माण होता है। कायांतरित शैल पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है। कायांतरित शैल के निम्नलिखित प्रकार है: संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, नीस, शिस्ट, फाइलाइट। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख के मुख्यतः किस वस्तु पर बने होते हैं? तो ये बने हैं मोहरों पर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को लेकर अक्सर सवाल आता ही आता है, ज़्यादातर रिपीट भी होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला जो स्थल ढूंढा जाता है उसी के नाम से वो जगह जानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं इसको। ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा
पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन कार्य से सिंधु घाटी क्षेत्र में प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोजी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों के मुख्य मुहर पर बने मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो इसका जो केंद्रीय स्थल था वो है गंगा यमुना दोआब। 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है और इससे पहले यानी 1500 से 1000 ईस्वी तक का ऋग्वैदिक काल कहलाता है। ये है उत्तर वैदिक काल, वो है ऋग्वैदिक काल। 1000 से 600 तक तो है उत्तर वैदिक और 1500 से 1000 तक है ऋग्वैदिक। इस काल में 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई। चित्रित धूसर मृदबांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। देखिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इस लाइन को। ये सवाल सीधा आता है या सुमेलित करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। जो चित्रित धूसर मृदबांड है इसका संबंध किससे है, तो उत्तर वैदिक काल की ये विशेषता है। उत्तर वैदिक काल के संबंधित है चित्रित धूसर मृदबांड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आरपीएससी का ये फेवरेट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है और रेट में भी वापस ये रिपीट हो सकता है क्योंकि अभी तक वापस देखा नहीं गया है ये, लेकिन दूसरी परीक्षा में अक्सर ये सवाल देखने को मिल रहा है। चित्रित धूसर मृदबांड सुमेलित करने को लेकर अक्सर ये सवाल देखने को मिला है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र गंगा घाटी क्षेत्र था, जिसका प्रचार गंगा यमुना दोआब तक था। या सवाल पूछा जा सकता है, वापस देखिएगा। आगे सवाल है, भारत का प्राचीन नगरों का पतन। भारत का प्राचीन नगरों का पतन। अर्बन डेके इन इंडिया 300 एडी टू 100 एडी 1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक। इसके लेखक है रामशरण शर्मा। ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको भी ध्यान रखें। भारत की मूलभूत एकता, ये है राधा मुकुंद मुखर्जी की। भारत का इतिहास अर्ली इंडिया, ये पक्का याद रखिएगा, रोमिला थापर की ये पुस्तक है। भारत का इतिहास अर्ली इंडिया और डीडी कोसांबे की मिथ एंड रियलिटी, ये दोनों सवाल आप अच्छे से याद रखिएगा, देखने को मिल सकते हैं। रोमिला थापर है अर्ली इंडिया और डीडी कोसांबी है मिथ एंड रियलिटी। आगे सवाल है, हिंदू विवाहित महिलाओं को पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया। जो मैंने 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक कराई हैं उनमें से काफ़ी सवाल रिपीट हो रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम है, ये बनाया गया 1946 में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था इस समय। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए पढ़िए, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयत्नों से ये पास हुआ। इस अधिनियम के से विधवा विवाह को सम्मानित नज़रों से देखा जाने लगा। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। किन के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू ये वैध घोषित करने को लेकर ये हुआ, तो ईश्वर चंद विद्यासागर, ये नाम याद रखेगा, इनके प्रयासों से हुआ। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग हुआ ये गुप्त काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार,
धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरूच, अमरावती, सांची, मथुरा काल की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो जो स्वर्ण युग माना जाता है भारतीय इतिहास का, वो गुप्त काल को माना जाता है। याद रखिएगा, वापस रिपीट हो सकता है सवाल। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? ये हुआ था गंग के काल में। इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये सवाल काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इम्पोर्टेंट सवाल है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली की प्रतिमा भारत के अद्भुत स्मारकों में शुमार है। श्रवण बेलगोला में मुख्य आकर्षण का केंद्र बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण 983 ईस्वी में गंग साम्राज्य के राजा राजमल के एक सेनापति चामुंड राय द्वारा कराया गया। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, किसके द्वारा ये निर्माण कराया गया? तो राजा राजमल के सेनापति चामुंड राय हैं, उन्होंने ये करवाया था। इस मूर्ति को सफ़ेद ग्रेनाइट के एक पत्थर से काट कर बनाया गया है और मूर्ति की लंबाई, ये पूछा जा सकता है, जो मूर्ति की लंबाई है वो 60 फीट यानी 18 मीटर की इसकी ऊंचाई है, लंबाई है। याद रखिएगा। इंडिका पुस्तक, अभी ये सुमेलित करने को लेकर सवाल दिखता है। तो इंडिका पुस्तक है वो है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज राजदूत था सबसे पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये आया था। और इस पुस्तक के साथ आप ये भी ध्यान रखें, मेगास्थनीज का तो हो गया इंडिका। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका विषय वस्तु क्या है? तो राजनीति है इसमें। और प्लिनी की है नेचुरल हिस्ट्री, लाइफ ऑफ पापिनियस, ये याद रखिएगा। कौटिल्य की तो अक्सर पूछा जाता है, मेगास्थनीज इंडिका ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा इजी हो गए हैं, ये तो आपको याद करने ही होंगे। कंबोज स्थित अंगोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? देखिए, ये सवाल शायद वापस पूछा गया है 2021 में या 22 में। कंबोज स्थित अंगोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनाया सूर्य वर्मा सेकंड ने। सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसको लेकर बात करें तो देखिए, 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंगोर वाट में विष्णु मंदिर बनाया है और मंदिरों के दीवार पर मूर्तियों में पूरी रामायण अंकित है। इसकी असत्य कथन को लेकर पूछा जा सकता है इन मंदिरों को लेकर। तो मंदिरों की दीवार पर पूरी रामायण अंकित है और ये मंदिर खमेर व चोल शैली में बने हैं। किस शैली में बने हैं ये भी आ सकता है। तो ये मंदिर खमेर और चोल शैली है, ये इसमें बने हैं। सम्राट अशोक ने किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो पड़ोसी देशों का जो वर्णन है वो है 13वें शिलालेख में। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, याद रखिएगा। इसी में 13वें शिलालेख में ही है। सम्राट अशोक ने 14 दीर्घ शिलालेख या वृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जो निम्न है: धौली, शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जोगढ़, सोपारा, एरीगुड्डी, गिरनार, ये सभी इनके लेख है। और जो 13वां शिलालेख है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है और पश्चाताप का भी वर्णन है। और धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है, ये इसमें लिखा गया है 13वें शिलालेख में। इस शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें एंटियोकस जो सीरिया का राजा है, टॉलमी फिलाडेल्फस ये मिस्र का, मगस, सीरिन, अलेक्जेंडर एवरिस एवं एंटिगोनस मकदूनिया के शासक का उल्लेख है। ये बाहरी राज्य जो पड़ोसी देशों के राजा थे, इनका जो उल्लेख है ये भी है। तो इतना डीप आएगा नहीं, लेकिन आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन राजाओं का उल्लेख है और कहाँ से है ये भी साथ में है। रविंद्रनाथ टैगोर
के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो ये है घर बाइरे। किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रमुख पात्र है निखिल, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है, तो घर बाइरे। जो घर बाइरे हैं ये एक बंगाली उपन्यास है और देशभक्ति के रोमानियत पर आधारित है। तो ये पूछा जा सकता है ये उपन्यास किस भाषा में है? तो बंगाली उपन्यास में है। इस कहानी में नायक निखिल सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाता है, लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर थोड़ा नरम पड़ जाता है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए इसको लेकर वापस पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1913 में। और इसको तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि सवाल रिपीट हो सकता है। ये जो 1913 में इसकी स्थापना हुई, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई है इसकी स्थापना, हिंदुस्तान गदर पार्टी की। इसका उद्देश्य है सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाना। इस संगठन ने भारत के अनेक क्रांतिकारी दिए हैं। दिरम क्या है? दिरम क्या है? तो ये एक, इसमें मुझे डाउट है, दिरम मुझे लग रहा है चांदी का सिक्का है। तो ये सवाल वापस चेक करना पड़ेगा। मैं आपको ये जो इस सवाल का आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दिरम मुझे जितना लग रहा है चांदी का सिक्का है। अगर सही हुआ चांदी का सिक्का तब तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर गलत हुआ तो मैं इसको पिन कर दूंगा। तांबे का सिक्का मुझे लग रहा है ये। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिरम क्या है? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो ये था कालिंजर। देखिए कालिंजर का अभियान शेरशाह सूरी के शासन और जीवन काल दोनों का अंतिम अभियान था। कालिंजर के किले को बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता है। तो कालिंजर का किला, देखिए ये याद रखिएगा, कालिंजर किले को बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता है। माना जाता है शेरशाह सूरी ने यह अभियान एक नर्तकी को पाने के लिए किया, जिसे राजा कीर्त सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। इस अभियान में उक्का नामक तोप के फटने से एक गोला, ये याद रखिएगा कौन सी तोप? उक्का नामक तोप के फटने से एक गोला किले की दीवार से टकराकर बारूद के ढेर में जा गिरा, जिससे भयंकर आग लगी और जिससे शेरशाह बुरी तरह झुलस गया। याद रखिएगा उक्का नामक तोप थी इस समय। और जो नर्तकी थी उसे किसने देने से मना किया? तो राजा कीरत सिंह ने मना किया था। कालिंजर का किला है ये बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता है इसको। और जो कालिंजर का अभियान है ये शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया? देखिए ये सवाल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और रिपीट होता है बार बार। ये सभी सवाल लगभग मैंने कराए हुए हैं राजस्थान अध्ययन की जो बुक है। देखिए तो ये नियम है, ये 17 एडी 1829, याद रखिएगा 17 एडी है ना, 1829 याद रखिएगा। इसमें सती प्रथा को किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को नियमन 17 एडी 1829 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती रेगुलेशन यानी सती प्रथा का जो कानून पास किया गया। कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया गया। किसने किया? तो जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ये बैन किया गया। कब किया गया? तो 4 दिसंबर 1829 को, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये जो संशोधन हुआ प्रस्तावना में
ये हुआ 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ 1976 में। याद रखिएगा, क्या संशोधन हुआ ये भी देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो सीधा सवाल आता है, देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ? तो 1976 में हुआ, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से जो संबंधित है वो 86वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या हुआ था, देखिए, दिसंबर 2002 में ये अनुच्छेद 21A भाग 3 के तहत 86वां संविधान विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, तो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है ये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 2002 में हुआ है ये। किस समिति के सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो स्टार लगाना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए किस समिति की सिफारिश? तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सवाल 2012 में भी रिपीट हुआ है। देखिए, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल वापस रिपीट हो सकता है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठन की, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975-76 के समय इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिश की गई थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों भाग 4A अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल कर्तव्यों में पुनः एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो देखिए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा। इससे पहले 10 मूल कर्तव्य थे, फिर 11 हो गए। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, याद रखिएगा। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था, तो ये था 1953। अब ये याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर, 1953 में इनके अध्यक्षता हुई थी। देखिए, जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। इस आयोग में ने सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 4 मानक बनाए थे। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 102वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्य का अपना धर्म है, ये राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये तो पूरा गलत हो जाएगा। राज्य का कोई अपना कोई धर्म नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं। देखिए, ये तो सीधा ऑप्शंस देखकर ही पता लग रहा है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। ये पहला भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए। भारतीय संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ। निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय यह किया गया? तो ये हुआ था मोरारजी देसाई के समय।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए वापस रिपीट हो सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसके देखो किस किस तरह से सवाल पूछा जाता है। एक तो ये सवाल पूछा गया, दूसरा ये इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई के समय, कब हुआ? 1978 में हुआ। संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया? तो ये हटाया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 44वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है। और ये कथन में भी पूछा जा सकता है, असत्य कथन में। इसका 42वां संविधान संशोधन दे दिया जाता है, जो असत्य हो जाएगा, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से इसका संबंध है सीधा। संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हुआ? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वी रामास्वामी, ये वी रामास्वामी है, जिनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया तो आरंभ हुई थी लेकिन वो पास नहीं हो सका। आपको पता है महाभियोग क्या होता है? तो उसको पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आपके लिए एक सवाल रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राष्ट्रपति को से संबंधित महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? ये आपके लिए सवाल रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आज़ाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस के पद से हटाने की कार्रवाई 1993 में पी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, जो वी रामास्वामी के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ हुई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पी नरसिंह राव थे प्रधानमंत्री, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वी रामास्वामी। इनके खिलाफ ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। उनके खिलाफ 1990 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हुआ। देखिए, ये सवाल भी मुझे याद आ रहा है कि ये भी पूछा गया है, किस न्यायाधीश को के लिए पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर भी वी रामास्वामी होगा। इसको अगर उल्टा भी पूछा जाए कि जस्टिस वी रामास्वामी को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ, किस आधार पर हुआ, किस आरोप पे हुआ? तो ये था भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर ये हुआ था। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, वापस पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे सवाल है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची से जो संबंधित है वो है नगर पालिकाओं से संबंधित। याद रखिएगा। देखिए, जो 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के माध्यम से नगर पालिका, जो नगर शासन प्रणाली को संवैधानिक बनाया गया, इसके माध्यम से नगर प्रशासन संबंधी 18 विषय का उल्लेख किया गया। देखो, 74वां जो संविधान संशोधन है ये तो है नगर पालिका का, और 73वां जो संविधान संशोधन है वो है ग्राम पंचायत का। याद रखिएगा, ये रेट के सिलेबस में सीधा एक पूरा टॉपिक है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां। तो 73वां होता है ग्राम पंचायत को लेकर, और 74वां है नगर पालिका को लेकर है। 1992 में ये हुआ। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसके देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? तो वो थे कृष्णकांत। जो कृष्णकांत थे, इनका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए थे, और 1997 में भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे ये। अब ये सवाल देखिए, टीचिंग मेथड को लेकर सवाल। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देश पर लगाना चाहिए? तो ये लगाना चाहिए 40%।
पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा कालांश समय 40% स्वयं के कथन निर्देश पर लगाना चाहिए। शेष 60 भाग पर प्रश्न पूछने चाहिए और विश्लेषण करने, विचार स्पष्ट करने और भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शन करने में उपयोग करना चाहिए बाकी का। मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, तो ये सही है। उद्देश्यों की उपलब्धि का विस्तार का निर्धारण करता है ये मूल्यांकन। परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, ये भी है। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, ये भी है। तो यानी डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन को लेकर पूछते हैं, सवाल अक्सर पूछा जाता है। बालकों के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार है, देखिए, निर्माणात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। जो निदानात्मक है, इसमें जो कारण का पता लगाया जाता है, याद रखिएगा। और उपचारात्मक जो होता है, उसमें उसका उपचार किया जाता है, उसकी जो कमी है उसको पूरा किया जाता है। आगे सवाल देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, तो इसमें है, पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं, ए भी सत्य है। ये दोनों तो एक ही हो गए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है, ये सवाल ही मुझे सही नहीं लग रहा है। बढ़ते हैं एक सेकंड, व्याख्या में क्या लिखा है। वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक और हृदयगामी, ग्राही और बोधगम्य बनाती है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। तो इसमें ये उल्टा लिखा गया है। शिक्षण सामग्री तो इसको अच्छा करती है, लंबा नहीं करती है, छात्र उबते नहीं हैं। ये सवाल वापस देखना पड़ेगा, या शायद मुझे पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो प्रोजेक्ट विधि का दिया था WH किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी है। इसमें क्या है, तो देखिए, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप किलपैट्रिक ने दिया। इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ, जिसका प्रणेता जॉन डेवी है। मिलान करना है, देखिए, मिलान करते हैं। BS ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन का आयाम। हर्बर्ट ने दिया था स्मृति स्तर। मॉरिसन ने दिया बोध स्तर और हंट ने चिंतन स्तर। मिलाया हुआ है ABCD। आगे देखिए, मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किस के द्वारा दिए गए हैं? तो ये मूल्यांकन आयाम है, ये BS ब्लूम द्वारा दिए गए हैं। ये देखिए, BS ब्लूम द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया, उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन और मूल्यांकन। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? हमेशा परीक्षा में जो सवाल पढ़े उसमें एक बॉल पेन से सीधा नहीं पर अंडरलाइन कर ले, ताकि आपको ध्यान में रहे कि नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो देखिए, मृदा है, चट्टान है, खनिज है। जो पौधे हैं ये अजैव नहीं है। आगे सवाल, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नहीं है तो मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं, तो ये सही है। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती हैं, ये गलत हो जाएगा। उच्चावच
तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं, ये सही है। और आगे है खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है, ये सही हो जाएगा। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। देखिए, धरातल के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जैविक पदार्थों जो मिट्टी के अंदर दबने के बाद ये पदार्थ रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप ह्यूमस में परिवर्तन हो जाती है। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो अग्रणी जो है वो है चिली। इसके क्रम देखें तो देखिए, विश्व में तांबा उत्पादन में अग्रणी देश है चिली 31.24%, फिर है चीन 8.88% और पेरू है 7.45%। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए, कौन सा नहीं है, तो भूतापीय जो पहले ही है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परंपरागत कौन सा है और अपरंपरागत कौन सा है, गैर परंपरागत। तो परंपरागत में आएंगे, देखिए, जो भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत में कौन से हो गए, जो इसे नवीनीकरण अथवा अक्षय ऊर्जा जो कभी समाप्त न हो। गैर परंपरागत में होएगा जो कभी समाप्त न हो, नवीनीकरण है जो वापस बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ स्थानांतरित कृषि दी गई है। देखिए, अक्सर सवाल पूछा जाता है स्थानांतरित कृषि को लेकर, और देश किस में ये होती हैं? तो देखिए, मिल्पा होती है मेक्सिको में, जोमिंग होती है उत्तर पूर्वी भारत में, रोका होती है ब्राज़ील में और लंदांग होती है श्रीलंका में। ये जोमिंग को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। जोमिंग क्या है? तो एक स्थानांतरित कृषि है जो उत्तर पूर्वी भारत में होती है, और रोका होती है ब्राज़ील में, लंदांग होती है श्रीलंका में। ये सब स्थानांतरित कृषि हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बताइए। तो इसका जो सर्वोच्च शिखर होगा वो अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुड़ी है, जो केरल में है। ये केरल में है अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 2695 मीटर ऊंची है अनाईमुड़ी। इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और ये पश्चिमी घाट के पर्वतमाला के एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो ये सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है केरल में। भारत के किस भाग में? तो केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, याद रखिएगा। और इसके बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि सवाल अच्छा है। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने से भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब के क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब निर्मित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर भारत में प्रवेश करती हैं। इन हवाओं में आर्द्रता भरपूर होती है। इन हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर की खाड़ी। भारतीय भूमि में सर्वप्रथम केरल राज्य में इस मानसून का प्रवेश होता है। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये मिलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। यहाँ पर 200 से 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, ये भी याद रखें। कई बार सम्मिलित करने को लेकर पूछा जाता है ये भी सवाल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, तो ये देखिए, सेलम है, डोलवी है, दुर्गापुर भी है, बेंगलोर ये नहीं है। इनके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में सेलम, बेल्लारी, राउरकेला, दुर्गापुरा, भिलाई, डोलवी, प्रायद्वीपीय हॉटस्पॉट ये सब लौह इस्पात केंद्र है। आगे सवाल है, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य भारत के, तो ये हैं ये बोनस दिया गया है सवाल में। देखिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो है 17, बिहार में है 1102,
भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। सर्वाधिक तो है 1102 और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश 17। तो ये दोनों अलग ऑप्शंस में आ गए, तो ये बोनस दिया गया है इसमें। आगे देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट सवाल, भोराट का पठार है। भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है। इसका जो विस्तार है कुंभलगढ़ में राजसमंद और गोगुंदा है उदयपुर, इसके बीच है। निम्नलिखित में से राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है तो पूछा है। देखिए राजस्थान में तो ये नाली है, ये परंपरागत की विधि नहीं है। जल संरक्षण में परंपरागत विधियाँ कौन कौन सी है? नाड़ी, बावड़ी, खड़ीन, बेरी, झीले, कुई, झालरा, टोबा, कुंडिया, टांका, ये परंपरागत की विधियाँ है। आगे देखिए खनिज और खनन क्षेत्र दिए गए हैं, इनको सम्मिलित करना है। देखिए नहीं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए टंगस्टन डेगाना सही है, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा ये भी सही है, तांबा सिंगाना ये भी सही है, अब्रक ये गलत हो जाएगा। राजस्थान देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है अब्रक का, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असम्मिलित है। राजस्थान देश का तीसरा बड़ा अब्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ भारत के कुल अब्रक उत्पादन का 22% उत्पादन होता है और उदयपुर और भीलवाड़ा प्रमुख अब्रक उत्पादक हैं जिले, उदयपुर और भीलवाड़ा। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है तो देखिए ये सवाई माधोपुर जो है ये नहीं है, डीडवाना है, कोटा है और अलवर है। ये भी देख लीजिए, मोदी केमिकल अलवर, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा और सोडियम सल्फेट फैक्ट्री डीडवाना। ये सवाल पूछा गया है। देखिए सोडियम सल्फेट फैक्ट्री डीडवाना, श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल कोटा और मोदी केमिकल अलवर, याद रखिएगा। 2011 राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जो 500 से अधिक हैं वो हैं जयपुर और भरतपुर में। जयपुर में तो है 595 और भरतपुर में है 503 और दौसा में 476, अलवर में है 438। और राजस्थान के कुल जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो ये 200 वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत के प्रांतीय के प्रजामंडल 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया, तो कृष्णा दिवस मनाया गया जोधपुर में। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना है 2015 में की गई, ये की गई जो जैसलमेर में। और इसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस उद्घाटन भारतीय सेना के दक्षिण कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने 1965 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर किया। भारतीय सेना के स्मारक के रूप में 24 अगस्त 2015 को जैसलमेर में जैसलमेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन इनके दिन जयंती के अवसर पर किया गया। कवि बांधव कई बार वापस पूछा जाता था पहले, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को? तो ये विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ, इनको बिसल देव भी कहा जाता है। और इन्हीं का काल जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। इन विग्रह चतुर्थ का काल है वो चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको याद रखेगा। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रैवल एंड वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? इसमें भी बोनस दिया गया है। देखिए कर्नल जेम्स टॉड ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई। अच्छा ये सवाल ही बोनस है इसमें। आबानेरी एवं राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव तो ये है गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। सामाजिक अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। इसमें भी ऑप्शन बोनस दिया गया है क्योंकि लगभग सभी का अध्ययन करता है।
सामाजिक अध्ययन मानव समाज का अध्ययन करने वाली विद्या है। एक समन्वित व्यवस्थित अध्ययन प्रदान करता है। ये इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था के साथ साथ अनेक विषयों का अध्ययन करता है। क्योंकि इसमें बोनस दिया गया क्योंकि ये सभी ऑप्शंस सही है। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन का वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, संस्थाओं जिनका उसके विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया गया? तो इसमें देखिए समाज संबंधी, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता का, शिक्षा का अध्ययन, इसमें उपयोग सभी आएगा। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो देखिए विशिष्ट बातें और वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों एवं गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या व प्रविधि की स्थापना। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। इन सभी का अपेक्षा रखनी चाहिए, स्वाभाविक है। तो ये 2015 का पेपर था। इसके आगे बात होगी 2018 वाला पेपर, फिर 2021 एंड 2022 के चारों शिफ्ट के पेपर पात्रता परीक्षा के। फिर सभी जो पात्रता परीक्षा के पेपर हैं सभी एक वीडियो में मिक्स करके अपलोड कर देंगे ताकि कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। वीडियो जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।